भारत के इतिहास का सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल दौर। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी और डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी के बारे में कि ये इन दोनों महान शासकों की या फिर महान लीडर्स की जो आइडियोलॉजी थी वो एक दूसरे से मिलती जुलती कम थी, लेकिन एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट ज्यादा करती थी। जहां पर महात्मा गांधी का रोल इस देश के इंडिपेंडेंस में काफी ज्यादा रहा है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज की अगर आप बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उनके जैसा आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दिखता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर 2 मिनट के लिए इग्नोर करें और डॉक्टर अंबेडकर के विजन और इंटेलेक्चुअल सिनेरियो की बात करें तो शायद दूर दूर तक कोई डॉक्टर अंबेडकर के आसपास भी आपको नजर नहीं आता है। लेकिन ये जो दोनों के दोनों लीडर्स थे, ये दोनों देश की आजादी चाहते थे। एक चाहता था सभी देशों, इस देश में सभी कम्युनिटीज के लिए यूनिटी, और दूसरे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि स्केड्यूल कास्ट को यहां पर एक स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए। इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजी को लेकर तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में, वो 1932 के पूना पैक्ट में देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में थे, लेकिन वहीं महात्मा गांधी ये चाहते थे कि किसी भी तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को साथ में मिलकर वोट करना चाहिए। हां, लेकिन इसे कवर करने के लिए हम शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या, इसकी क्या कहानी है, अंग्रेज इसे भारत में 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट में किस तरीके से लेकर आए, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट की कहानी डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच कंफ्लिक्ट किस तरीके से बन गई, और ये पूना पैक्ट एग्जैक्टली क्या है, कहां पर हुआ था, इसका एंड रिजल्ट क्या था, और इन दोनों के बीच मेजर कंफ्लिक्ट की क्या कहानी थी, इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, माय नेम इज अनुभव दीपानी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर यहां पर बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में थे जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने वाला था। अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट को 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में यहां पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, जो हिंदूज और मुस्लिम के लिए था, क्योंकि अंग्रेजों का एक सिंपल सा कानून और नियम था, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। और अगर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाएगी, यानी हिंदू अलग क्षेत्र में मतदान करेंगे, मुस्लिम अलग क्षेत्र में मतदान करेंगे, और अपने अपने रिलीजन के लोगों को ही अपने अपने एरिया से इलेक्ट करेंगे, तो जो भारत में होने वाले उस वक्त के लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन से, जिसे आप लोकसभा इलेक्शन आज कहते हैं, वो लोग देश के डेवलपमेंट या आजादी के नाम पर न करते हुए अपने रिलीजन के नाम पर करेंगे। और हिंदू और मुस्लिम्स का जो सेपरेट इलेक्टोरेट था अंग्रेजों की नजरों में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा, और अंग्रेज इसी सक्सेस को आगे बढ़ाना चाहते थे 1919 यानी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में, जहां पर ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि हिंदू और मुस्लिम्स के अलावा अब हम सिख कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन, ब्रिटिशर्स यानी कि स्केड्यूल, इसके अलावा स्केड्यूल कास्ट का भी सेपरेट इलेक्टोरेट कराएंगे, और उन्होंने कराया भी काफी हद तक। अब 1909 और 1919 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट इंप्लीमेंट किया गया था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट कितना ज्यादा सक्सेसफुल था, इसी चीज को जांचने और परखने के लिए 1927-28 में आपको साइमन कमीशन देखने को मिलती है भारत में। ये वही साइमन कमीशन है जिसके खिलाफ लाहौर के रेलवे स्टेशन में लाला लाजपत राय और भगत सिंह का जो ट्रायो था, उसने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, और उसी प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय शहीद भी हो गए थे। और जब ये साइमन कमीशन सेपरेट इलेक्टोरेट पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेता है और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जमा करता है, तो उसी रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसको महात्मा गांधी और कांग्रेस पूरी तरीके से बैन कर देते हैं। और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट 1931 5 ऑफ मार्च को आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो इरविन है वो गांधी को कन्विंस कर लेते हैं कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए। उसके लिए गांधी की 11 अलग अलग शर्तें भी मान ली जाती हैं। यहां पर एक और कंट्रोवर्सी आती है कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो उस वक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेल में थे, तो गांधी जो 11 शर्तें रख चुके थे इरविन के सामने, अगर वो 12वीं शर्त भगत सिंह को छुड़ाने की भी रखते तो शायद यहां पर जो भगत सिंह है वो जेल से बाहर आ जाते। वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में फिर कभी हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब बेसिकली गांधी ब्रिटेन पहुंच जाते हैं और वो कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कम्युनल अवार्ड को सजेस्ट करते हैं
और इससे गांधी वहां पर फिर से भड़क जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और गांधी कहते हैं कि हम साइमन कमीशन के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि उस कमीशन में सारे के सारे गोरे थे, इंडियन कोई नहीं था, और रिलीजन के नाम पे और जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा था, और आप ये कम्युनल अवार्ड इंडिया में लॉन्च करके रिलीजन और जाति के नाम पर फिर से लोगों को बांटना चाह रहे हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर गांधी इंडिया के लिए वापस आ जाते हैं, और जैसे ही गांधी भारत आते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और पुणे की यरवड़ा जेल में उन्हें रखा जाता है, जहां पर वो आमरण अनशन में दोबारा बैठ जाते हैं। यही वो यरवड़ा जेल की लोकेशन है पुणे की, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर गांधी से मिलने पहुंचते हैं, और इन दोनों के बीच में यहां पर पूना पैक्ट 1932, जिसे गांधी अंबेडकर पैक्ट 1932 के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सबसे पहले ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की कहानी है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि 1909 से लेकर 1919 तक शुरू हुआ था, और फिर यहां पर डॉक्टर अंबेडकर जो है स्केड्यूल कास्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट स्केड्यूल कास्ट कम्युनिटी का होना चाहिए, क्योंकि हजारों सालों से जो भारत की पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अपर कास्ट के द्वारा, और अब उन्हें वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट अगर स्केड्यूल कास्ट के लोगों को मिल जाता है तो उन्हें वो प्रोटेक्शन मिलेगा, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, अनुसूचित जाति के लोगों का राजनीतिक सशक्तिकरण होगा। लेकिन गांधी का यहां पर बेसिकली ये कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच की जो खाई या दरार है वो शायद और ज्यादा बढ़ सकती है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो इलेक्टोरेट है वो तो इंटीग्रेटेड ही रहे, लेकिन इनके लिए हम लोग थोड़ी सी और रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को यहां पर दे सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो गांधी का यहां पर ज्यादा ध्यान था यूनिटी की तरफ, और वहीं अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट की तरफ यहां पर ज्यादा ध्यान था। तो यहां पर यह आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हमें सेपरेट इलेक्टोरेट के बीच में काफी हद तक देखने को मिलता है, जहां पर जॉइंट इलेक्टोरेट के फेवर में आपको यहां पर देखने को मिलते हैं महात्मा गांधी, और वो कहते हैं कि भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, वो सब साथ ही रहेंगे और एक साथ मतदान करेंगे। अलग अलग मतदान करके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की यहां पर जरूरत नहीं है। ये बहुत क्लियर आइडियोलॉजी थी गांधी की। लेकिन वहां पर इसके साथ साथ बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए तो उसके लिए हम एक ओवरलैपिंग दूसरा सिनेरियो ला सकते हैं कि कुछ रिजर्व्ड सीट जो है वो यहां पर रखी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की डिमांड ये रही थी कि नहीं भाई, सिर्फ रिजर्व्ड सीट से यहां पर काम नहीं चलेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंटीग्रेटेड यहां पर इलेक्टोरेट होता है तो अपर कास्ट जिस तरीके से पहले भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज को दबाती हुई आई है, फिर से वो बेसिकली कम्युनिटीज को दबाना कंटिन्यू रहेगा, और माइनॉरिटी में होने की वजह से शेड्यूल कास्ट शायद उतना ज्यादा पॉलिटिकल दबदबा नहीं क्रिएट कर पाएंगे, और रियल एम्पावरमेंट तभी होता है जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है। ये तो सबसे पहला कंफ्लिक्ट आपको इन दोनों के बीच में देखने को मिलता ही है। वहीं लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एम्पावरमेंट वर्सेस इंटीग्रेशन का जो फैक्ट है वो आपको यहां पर क्लियर देखने को मिलता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो आजादी के साथ साथ शेड्यूल कास्ट एम्पावरमेंट को अपनी प्रायोरिटी बना रहे थे, और गांधी आजादी के साथ साथ देश की यूनिटी और इंटीग्रेशन को यहां पर अपनी प्रायोरिटी जो है वो बनाना चाह रहे थे। अब अगर हम लोग यहां पर सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस पे भी इनकी आइडियोलॉजी में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर का बेसिकली ये कहना है कि जो लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए वो यहां पर होने ही चाहिए, अदरवाइज अपलिफ्टमेंट शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी का बहुत ज्यादा कम होगा। वैसे एक और चीज आप यहां पर ये देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ माइनॉरिटीज या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज के ही फेवर में नहीं थे, लेकिन विमेन के फेवर में भी थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की बैकवर्डनेस की डेफिनेशन में विमेन भी आती थी, क्योंकि वो वल्नरेबल रही हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि जो आपका हिंदू कोड बिल है, चाहे वो 1955 के 3 अलग अलग कानून हो या फिर 1956 का इकलौता कानून हो, इन चारों कानूनों के फेवर में आपको डॉक्टर अंबेडकर देखने को मिलते हैं और पंडित नेहरू इसके अगेंस्ट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर डॉक्टर अंबेडकर हमेशा जो आपकी मानवीय जरूरतें रहती हैं या फिर बेसिकली जो आपका अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट रहता है उसको हमेशा रिलीजन से ऊपर ही रखते थे। और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको डॉक्टर अंबेडकर के सिर्फ गांधी के अगेंस्ट न दिखते हुए आपको पंडित नेहरू के अगेंस्ट भी देखने को मिलते हैं।
वहीं अगर हम लोग सोशल जस्टिस ऑफ गांधी की यहां पर बात करते हैं तो ये गांधी ज्यादातर एथिकल अपलिफ्टमेंट की बात करते थे और ये कहते थे कि हमें इंटीग्रेटेड इलेक्टोरेट रखना चाहिए और अपर कास्ट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्केड्यूल कास्ट के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेसिकली यहां पर सपोर्ट करे। और जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन थ्योरी है डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की, उसमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब डॉक्टर अंबेडकर अपने फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रैशनल और प्रैग्मेटिक अप्रोच की तरफ आपको काफी ज्यादा टिल्टेड दिखते हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट फेवर में होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग गांधी की बात करें तो स्पिरिचुअल, एथिकल बिलीफ, कंपैशन, नॉन वायलेंस और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज्यादा बात करते हैं। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही थी कि जब आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो किसी चीज की गारंटी नहीं होती और डॉक्टर अंबेडकर को वो गारंटी चाहिए थी प्रोटेक्शन की, और गारंटी आपके मॉरल एथिक्स और वैल्यू से नहीं आती, वो आपके पॉलिसी रिफॉर्म से आती है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। यहां पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमें डॉक्टर अंबेडकर की थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था कि आज हम लोग इंडिपेंडेंस के लीडर बैठे हुए हैं शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हमारी जनरेशन के बाद जब मिड जनरेशन इस देश को लीड करेगी तो उस टाइम पे क्या उस मॉरल वैल्यूज और एथिक्स की किसी तरीके की कोई गारंटी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा शायद। इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, चाहे वो सेपरेट इलेक्टोरेट का हो चाहे वो रिजर्वेशन का हो, वो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी जो है वो ये चाहते थे कि अगर हम लोग इस तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे तो जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और अपर कास्ट कम्युनिटी है उनके बीच में दरार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो इफ यू हैव टू बेसिकली ब्रिंग बोथ ऑफ द कम्युनिटीज ऑन द सेम पेज, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे इसी डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए ही तो वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर हम लोग स्पेशल प्रिविलेज की बात करें तो स्पेशल प्रिविलेज तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को हजारों सालों में नहीं दिया गया, तो फिर वो इक्वालिटी तो फिर आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो इक्वालिटी नहीं आई। तो गांधी यहां पर एक पॉजिटिव फ्यूचर अप्रोच में थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर यहां पर एक प्रोटेक्टिव अप्रोच में थे, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन से शेड्यूल कास्ट के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर बचाना चाह रहे थे उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन डॉक्टर अंबेडकर खुद अपनी लाइफ में झेल चुके थे हर किसी लेवल पे। लेकिन वहीं अगर हम लोग यहां पर कॉलोनियल रूल के रिस्पॉन्स की तरफ भी बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर फिर यहां पर यह कहते हैं कि जो कॉलोनियल ऑपरेशंस हैं वो और ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रदूषित कर चुके हैं भारतीय मानसिकता को, जिसमें अपर और लोअर कास्ट हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से भी देखने को मिलता है। अपर कास्ट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, लोअर कास्ट को ब्रिटिशर्स के द्वारा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। लेकिन वहीं अगर हम लोग गांधी की बात करते हैं तो गांधी का बेसिकली ये मानना था कि एक बार देश के इंडिपेंडेंस के बाद ये जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है अगर एथिकल वैल्यू हम लोग यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं और इक्वालिटी को अगर हम लोग लोगों पर छोड़ते हैं और उन्हें इंकरेज करते हैं इक्वालिटी के लिए, एथिक्स, मॉरल और वैल्यूज के लिए। वैसे ये आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि आप यहां पर किसकी आइडियोलॉजी को, गांधी या डॉक्टर अंबेडकर, किसकी आइडियोलॉजी को ज्यादा सही मानते हैं। दैट वुड बी बेसिकली योर पर्सनल पर्सपेक्टिव। अब अगर हम लोग यहां पर कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं कि फाइनली यहां पर आउटकम क्या आया, तो यहां पर कुछ बात गांधी की मानी गई थी पूना पैक्ट में और कुछ बातें यहां पर डॉक्टर अंबेडकर की मानी गई थी। सबसे पहली चीज ये थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड इलेक्टोरेट होगा ये कहा गया। और फिर यहां पर कहा गया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन जो है पॉलिटिकली दिया जाएगा, और यहीं से भारत में आपको रिजर्वेशन की शुरुआत एक तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 1932 का था आज तक आपको यहां पर देखने को मिलता है 2024 में भी, जहां लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, पंचायत, नगर पालिका में भी आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन देखते हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो चुका है, और अगर आप पंचायत के स्तर पर जाते हैं और कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्तर पर जाते हैं तो आपको जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो भी देखने को मिलता है। तो ये कंक्लूजन निकला था दैट देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन एससी रिजर्वेशन जो पॉलिटिकली है उसको यहां पर बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसी तरीके से जो सोशल डायनेमिक्स हैं उसमें भी आपको डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बारे में अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहां पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब अगर हम लोग इनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और अगर इनके लेगेसी की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जो बेसिकली लेगेसी छोड़ के गए हैं अपने साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है। यानी डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना है कि अगर किसी चीज के लिए लड़ाई करनी है, अगर अपना हक चाहिए, तो वो एथिक्स और मॉरल से नहीं मिलता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, पॉलिसी के रिफॉर्म से, नीतियों से और कानून से ही मिलता है। और सोशल जस्टिस को इन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर इंपावर करने की कोशिश की है, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं
वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बराबरी के हकदार हों। लेकिन वही गांधी का जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली क्या है कि इंडियन नेशनलिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी, नॉन वायलेंस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलता है। बात देखिए इन दोनों के बीच में एक बात ही कॉमन है कि दोनों डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। गांधी इज ऑल्सो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो तो हरिजन ही कहते थे शेड्यूल कास्ट के लोगों को। एंड डॉक्टर अंबेडकर तो जग जाहिर है कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि खुद उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में डिस्क्रिमिनेशन झेला है। लेकिन फर्क आपको यह देखने को मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर हो या गांधी हो, यहां पर बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को जो खत्म करने की जो प्रोसेस थी या खत्म करने का तरीका था या आइडियोलॉजी थी, उसमें आपको इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फाइनली आपका पूना पैक्ट जो है वो यहां पर पूरी तरीके से अचीव हो जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, लेकिन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो यहां पर बेसिकली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज को दिया जाता है, विच इज बेसिकली बीइंग कंटिन्यूड टिल टुडे। अब इसी बेसिकली पूरे के पूरे टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने यहां पर एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। दैट डिस्कस द आइडियोलॉजी डिफरेंसेस बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी कंसर्निंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर शेड्यूल कास्ट। तो यहां पर तो इंट्रोडक्शन में आपको स्टेटमेंट देना है कि डॉक्टर अंबेडकर की क्या यहां पर आइडियोलॉजी है शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को लेकर, और महात्मा गांधी की यहां पर बेसिकली क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। How did their views reflect their broader philosophies on social justice and national unity? और national unity और social justice में इनकी आइडियोलॉजी में आपको कितनी डिफरेंसेस या कितनी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। Analyze the implications of their disagreement, contemporary caste politics in India। और कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहे हैं हमेशा इनकी आइडियोलॉजी में। वो डिफरेंसेस बेसिकली क्या रहे हैं, कोशिश करिए 250 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में इस आंसर को लिखने की, और चहल एकेडमी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आप अपना आंसर जो है वो मेल कर सकते हैं। आपको चेक किया जाएगा वो आंसर आपका, और चहल एकेडमी आंसर राइटिंग आपकी इंप्रूव करवाने की पूरी कोशिश करेगी। और इसी तरीके के कंसेप्चुअल नॉलेज को अगर आप और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट please stay tuned with Chahal Academy. This is Anubhav Dipani. I will see you in the next video. Thank you very much.